हेलो फ्रेंड्स, तो धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हो चुकी है। और भाई कसम से आप सबका तो पता नहीं, पर मेरे अंदर तो एवेंजर्स एंड गेम देखने से पहले वाली एक्साइटमेंट थी, जहां हमें पता था कि हमने थेनोस की मार तो देख ली है और अब हम थेनोस को मरते हुए देखेंगे। ठीक वैसा ही धुरंधर पार्ट 1 में जहां हमने पाकिस्तानी बोलू या फिर आईएसआई उनके हमारे देश भारत पे आतंक को देखा था, और धुरंधर द रिवेंज में हमें पता था कि इसमें उन आईएसआई के आतंकियों का खात्मा होगा, पर उनका खात्मा कैसे और किस प्लानिंग के तहत होगा, बस इसी चीज के एक्साइटमेंट पिछले 3 महीने से थी। एंड फाइनली आज वो दिन आ ही गया। और भाई फिल्म देखने में जो मजा आया, फिर चाहे उसका स्टार्ट हो, उसका मिडिल हो या फिर उसका क्लाइमेक्स, फिल्म ने कहीं भी एक हल्का सा भी या फिर ये बोलूं कि एक रत्ती भर का भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं इस बात को इतना जोर देके इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फिल्में होती है जो अच्छी होने के बाद भी 2 घंटे के रन टाइम में आपको कुछ जगह बोर कर देती है, पर इस फिल्म का रन टाइम ऑलमोस्ट 4 घंटे का है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ कि पूरे 4 घंटे में मुझे पर्सनली ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखा जिससे मैं क्रिटिसाइज कर सकूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, जिस थिएटर में मैं गया था वहां पे लिटरली सभी लोगों का भी कुछ मेरे ही जैसा रिएक्शन था। हर जगह बस सीटियां ही बज रही थी, लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। और अगर कोई है जो इन सारी चीजों के क्रेडिट का असली हकदार है तो वो नन अदर देन आवर ओजी डायरेक्टर आदित्य धर हैं। मतलब कसम से भाई दिल जीत लिया इन्होंने। मेरा मतलब कोई इतना अच्छा किसी फिल्म को कैसे डायरेक्ट कर सकता है। और फिल्म को देखने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि आखिर क्यों बॉलीवुड के बहुत सारे सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स की गांड जली हुई है। आदित्य धर ने इस फिल्म के साथ जो तमाचा पूरे बॉलीवुड पे मारा है, मुझे नहीं लगता है कि अब बॉलीवुड कभी भी इससे उभर पाएगा। मतलब लिटरली आदित्य धर ने पूरे बॉलीवुड सिनेमा, या फिर ये बोलना गलत नहीं होगा कि पूरे इंडियन सिनेमा में एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जिसमें अब हर किसी का टारगेट धुरंधर होगा कि कैसे धुरंधर से अच्छी मूवी बन सके। और मुझे नहीं लगता कि अब आगे आने वाले कुछ सालों तक कोई भी ऐसी फिल्म बनेगी जिसका लेवल धुरंधर से अच्छा हो या फिर धुरंधर के लेवल का हो। अगर पूरे धुरंधर मूवी में कोई ऐसा था जिसे मैं क्रिटिसाइज कर रहा था तो वो और कोई नहीं, हमारे सेंसर बोर्ड वाले थे। मतलब भाई सच में पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके इन्होंने इसके 20 से ज्यादा सीन्स को कट कर दिया, और वो भी वायोलेंस और गाली गलौज के नाम पे। मतलब फिल्म पहले ही ये क्लेरिफाई कर चुकी है कि ये ए रेटेड है, जिसे 18+ वाले ही देख सकते हैं, तो फिर वो सारे सीन्स कट ही क्यों किए। मतलब मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप गाली गलौज और वायलेंस के नाम पे सीन्स कट कर रहे हो तो सारे कट कर दो या फिर कोई भी सीन कट मत करो। एनीवे, अगर मैं धुरंधर 2 को कंपैरिजन करूं धुरंधर 1 से, तो जो थोड़े बहुत कमियां धुरंधर 1 में थी, बेसिकली वायलेंस वाले सीन्स को लेकर, तो इसके पार्ट 2 ने उन सारे कमियों को पूरा कर दिया है। मतलब सच में एक सीन में तो उन्होंने किसी का गर्दन काटते हुए दिखाया है, और काटने के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल खेलते हुए भी दिखाया है। और कंपैरिजन की बात करूँ तो जहां पार्ट 1 में फिल्म के लीड रोल होने के बाद भी रणवीर सिंह को वो फेम और क्रेडिट नहीं मिल पाया था, सारे फेम और क्रेडिट अक्षय खन्ना जी लेके चले गए थे। एंड नो डाउट उन्हें वो क्रेडिट मिलना भी चाहिए था, पर पार्ट 2 में क्रेडिट के मामले में रणवीर सिंह के आसपास भी कोई नहीं है। फिर चाहे उनका जसकीरत सिंह रांगी वाला रोल हो या फिर हमजा वाला, रणवीर सिंह ने कसम से हर जगह फोड़ के रख दिया है। एंड अगेन ऑल थैंक्स गोज टू आदित्य धर। मतलब लिटरली अगर उनके जगह कोई दूसरा डायरेक्टर रहता तो शायद हमें ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलती। अपने डायरेक्शन का जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, मतलब अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 मूवीज ही बनाई है, एंड ऑल आर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। फिर चाहे वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज, उन्होंने बता दिया है पूरे इंडियन सिनेमा को कि वो इंडियन सिनेमा में बस अपनी जगह नहीं बनाने आए हैं, वो यहाँ रूल करने आए हैं। बस एक चीज ये कि आदित्य धर ने भी ट्रेंड को फॉलो किया है, वो ये कि ही ऑल्सो ट्राइड टू क्रिएट हिज ओन यूनिवर्स, जिसकी एक हल्की सी झलक उन्होंने धुरंधर पार्ट 1 में दे दी थी, पर पार्ट 2 में ही हैज एडेड सेवरल सीन्स एज वेल। और कंपैरिजन की बात करूँ तो एक रियल लाइफ कंपैरिजन ये भी बनता है कि जिस तरह धुरंधर पार्ट 1 में दिखाया गया था कि जिसके कंट्रोल में लियारी है उसके कंट्रोल में कराची है, और जिसके कंट्रोल में कराची है उसके कंट्रोल में पाकिस्तान, वहीं धुरंधर पार्ट 2 में दिखाया गया है कि वाई यूपी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। ये बात हम बहुत सारे नेताओं और जर्नलिस्ट के मुंह से भी सुनते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और फिल्म में हमें उसकी झलक भी दिखने को मिलती है। एनीवे, बहुत कुछ है बात करने के लिए, पर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। वीडियो में आगे थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अगर आपको स्पॉइलर्स से प्रॉब्लम नहीं है तो ही इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसकीरत सिंह के साथ, जहां हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे और आखिर वो क्या कारण था
कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी और कैसे इंटेलिजेंस वालों ने उन्हें देश का एसेट बनने के लिए कन्विंस किया था, क्योंकि देशभक्ति तो उनके खून में ही थी। फिर चाहे उनके पिता हो या फिर उनके दादा, दोनों ने इंडियन आर्मी को सर्व किया था और देश की सेवा की थी। और जसकीरत भी उन्हीं के नक्शे कदम फौजी बनना चाहता था, पर उससे पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि ना चाहते हुए भी उसका ड्रीम टूट गया। पर वो बोलते हैं ना, जो देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मौका मिल ही जाता है। ठीक वही मौका उसे इंडियन इंटेलिजेंस देती है और उसे स्पाई बनाकर पाकिस्तान भेजती है ताकि वो टॉप गैंगवार के लीडरशिप में इन्फिल्ट्रेट कर सके, और वो करता भी है। एंड उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके उन सब आतंकियों का सफाया भी करता है। अब वो कैसे उन सब का सफाया करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कैसे कैसे प्लानिंग को अंजाम देता है, किन किन लोगों से हेल्प मिलता है, बस उन्हीं चीज़ों को फिल्म में दिखाया गया है। उसके अलावा कुछ रियल लाइफ बड़े बड़े कैरेक्टर्स जैसे कि अतीक अहमद, नवाज शरीफ और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन को भी बड़े अच्छे से शोकेस किया गया है कि कैसे ये सब आपस में कनेक्टेड थे और भारत में अशांति फैलाते थे। और भाई साहब, फिल्म देखने के बाद बाकी सबका तो पता नहीं, पर आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर इंडियन इंटेलिजेंस। मतलब हम अपने घर में बैठ के बस यूं ही क्रिटिसाइज कर देते हैं कि देश में इतनी भसड़ मची हुई है पर सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है, सरकार निकम्मी है। पर सरकार निकम्मी तो बिल्कुल नहीं है, वो लिटरली हर वो प्रयास कर रही है जिससे अंडरवर्ल्ड का मकसद पूरा ना हो सके। बस हम और आप जैसे आम लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पाती है। एनीवे, फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली सारे लाइमलाइट रणवीर सिंह ले गए हैं, पर उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है, जैसे कि संजय दत्त का कैरेक्टर एसपी चौधरी असलम। और मैंने धुरंधर 1 के बाद इस कैरेक्टर की थोड़ी बहुत रिसर्च भी की थी एंड आई लिटरली फाउंड कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, और फिल्म में भी उन्हें जो इम्पोर्टेंस मिला है उससे वो चीजें पता भी चलती है। एंड संजय दत्त डिड हिज जॉब रियली फैंटास्टिक। उसके अलावा आर माधवन का कैरेक्टर अजय सन्याल, अगेन उन्हें काफी कम सीन मिले हैं, पर उन थोड़े ही सीन में उन्होंने अपना जलवा बिखेर दिया है। और वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ही गेम जीत लेते हैं, वो अजय सन्याल हैं। भले ही उन्होंने पर्सनली उन सब आतंकियों का सफाया नहीं किया हो, पर उन सबके पीछे उन्हीं की ही प्लानिंग थी। बात करें अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर मेजर इकबाल की, तो भाई साहब, अर्जुन रामपाल तो अर्जुन रामपाल है। जिस लेवल का एक्टिंग उन्होंने किया है, आप लिटरली पूरे मूवी में नफरत करते हो उनके कैरेक्टर से, और आप वेट करते हो कि कब फाइनल फाइट हो और इस कैरेक्टर का सफाया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर के रोल को इनसे अच्छा कोई भी प्ले कर सकता था। उसके अलावा फिल्म रिलीज होने से पहले मैंने अफवाहें सुनी थी कि दानिश पंडोर के कैरेक्टर उजय बलोच का रोल पार्ट 2 में काफी इंटेंस होने वाला है, पर लिटरली इस कैरेक्टर का तो बस मजाक ही बना दिया है। सारा अर्जुन की बात करें तो उनका फिल्म में रोल काफी छोटा है, एंड मैं पर्सनली बोलूँ तो जिस तरह उनका कैरेक्टर पार्ट 1 में इम्पैक्ट डाला था वैसा कुछ भी पार्ट 2 में नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, पर फिल्म के प्लॉट्स के हिसाब से उनका इम्पैक्ट ज्यादा कुछ नहीं है। इन सब के अलावा अगर किसी का कैरेक्टर ने मुझे सरप्राइज किया है तो वो राकेश बेदी का कैरेक्टर जमील जमाली का था। मैं इनके बारे में कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस इतना बताऊंगा कि फिल्म के क्लाइमेक्स का क्रेडिट अगर किसी को मैं दूंगा तो वो इनके ही कैरेक्टर को दूंगा। फिल्म में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म के सॉन्ग्स का तो पता नहीं, पर बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी पसंद आया। जगह जगह पर पुराने सॉन्ग्स को यूज करके इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है वो लिटरली काफी शानदार है। फिल्म में एक्शन और वायलेंस की कोई भी कमी नहीं है, और मैं तो बेसिकली उन्हीं सब के लिए ही गया था, क्योंकि डीप इनसाइड आई ऑल्सो वांटेड टू सी कि जिस बेरहमी से आतंकी हमारे देश को चोट पहुंचाते हैं, आखिर हमने उनका जवाब भी उसी बेरहमी के साथ दिया है या नहीं दिया है। और मैं बोलूंगा कि यस वी डिड इट। आतंकियों के साथ आतंकियों जैसा ही बिहेव करना चाहिए, उनके साथ नो मर्सी। एनीवे, मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई। मैंने लिटरली 4 घंटे फिल्म को काफी एंजॉय किया है। मेरी तरफ से फिल्म की रेटिंग 10 आउट ऑफ 10। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।